हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 35 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी टीटीपीएसबी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूंजीवादी औद्योगिक समाज में श्रमिक वर्ग को अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिकों की कोटियों में किसने बांटा है? तो किसने बांटा है देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो डेरेनडार्फ है, इन्होंने श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल में बांटा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने से ऊपर के पोस्ट के लोगों को देखकर हमेशा उनके जैसा बनने का प्रयास करता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, वो अकुशल होता है। ठीक है, अकुशल होता है तो अपने से ऊपर के लोगों को देखकर उनकी जैसी कुशलता को लाने के लिए वो गुप्त प्रतिस्पर्धा करता है और अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत बनाता है, कुशल बनाता रहता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब वो क्या बन जाता है, अर्धकुशल, यानी पूर्णतः कुशल नहीं बना है बल्कि कुशल बन रहा है वो। ठीक है, तो अर्धकुशल के बाद वो और कुशलता को जब बढ़ाता है तो क्या हो जाता है, कुशल श्रमिक हो जाता है। और जैसे ही वो कुशल श्रमिक होता है वैसे ही उसकी जो पोस्ट है वो क्या हो जाती है, अपवर्ड हो जाती है, वो गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो अपने से ऊंचे के जो पोस्ट है उनके बराबर वो आ जाता है। तो व्यक्ति जो होता है वो अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए गुप्त प्रतिस्पर्धा करता है, अंदर ही अंदर अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत और दूसरों के बराबर योग्यता वाला बनाता रहता है। इससे क्या होता है, वो जो सामाजिक स्तरीकरण है उसमें ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये डेरेनडार्फ की अवधारणा है। फिर देखिए, मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो जो मार्क्स थे उन्होंने दो वर्ग बताए थे, एक था निम्न वर्ग, दूसरा था उच्च वर्ग। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इतिहास के सभी कालों में क्या है, दो प्रकार के वर्ग थे, एक निम्न वर्ग था, एक उच्च वर्ग था। निम्न वर्ग जो था वो उसका शोषण होता था, उच्च वर्ग जो था वो शोषण करता था। ठीक है, तो डेरेनडार्फ ने क्या किया, उन्होंने मध्यम वर्ग की बात की। उन्होंने कहा कि केवल निम्न और उच्च वर्ग ही नहीं होते बल्कि तीसरा वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग। ठीक है, तो उन्होंने मध्यम वर्ग के अंतर्गत जो मार्क्सवादी सिद्धांत थे उसकी बात कही है। ठीक है, तो इसमें डेरेनडार्फ सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष के संस्थाकरण की अवधारणा किसने दी? वर्ग संघर्ष के संस्थाकरण, तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो वर्ग संघर्ष था ये संस्थान के अंतर्गत कैसे आया, ये डेरेनडार्फ ने लाया। ठीक है, यानी एक मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पद है। ठीक है, तो जो नीचे का पद का व्यक्ति है वो ऊपर जाने के लिए क्या करेगा, गुप्त प्रतिस्पर्धा के द्वारा अपनी योग्यता को बढ़ाएगा। फिर वो क्या करेगा, एक सीढ़ी चढ़ा, फिर दूसरे अपने से ऊपर के व्यक्ति को देखा, उसने उसके जैसा बनने के लिए गुप्त प्रतिस्पर्धा के, फिर अपनी कुशलता को बढ़ाया। फिर इस तरह से क्या होता है, वो स्तरीकरण में ऊपर जाता रहता है। ठीक है, तो यही बात उन्होंने संस्था के अंतर्गत बताया कि एक संस्था में जो निम्न व्यक्ति है वो क्या करेगा, गुप्त प्रतिस्पर्धा के द्वारा अपनी कुशलता को बढ़ाकर उच्च स्थान प्राप्त करेगा। ठीक है, फिर और कुशलता को बढ़ाकर और ऊंचा स्थान, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो संस्था के अंतर्गत उन्होंने बात की है। ठीक है, तो इन्होंने वर्ग संघर्ष का संस्थाकरण कर दिया। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। और डेरेनडार्फ से संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है, मध्यम वर्ग की बात और संस्थाकरण की बात, इन सब के बारे में। तो आप एक बार उसको देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेरेनडार्फ सही होगा। फिर देखिए, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ये किसने कहा था? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो मैंने उनके चैप्टर में बताया हुआ है कि इन्होंने धर्म को अफीम माना कि ये जो धर्म है ये निम्न वर्ग के लोगों को नशे की हालत में रखने के लिए काम में आता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, उच्च वर्ग के लोग अपने हितों को साधने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है तो वो मानता है कि ईश्वर ने हमको गरीब बनाया है, जब सही समय आएगा तो ईश्वर हमको अमीर बनाएगा। ठीक है, तो ये सोचकर वो प्रयास नहीं करता, वो विरोध नहीं करता, अपने ऊपर हो रहे शोषण का विरोध नहीं करता। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक अफीम के जैसे है, निम्न वर्ग के लोग धर्म को मानते हैं कि ईश्वर ने हमको नहीं दिया है इसलिए हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अफीम की तरह होता है, जो व्यक्ति को विरोध करने से रोकता है, उनको नशे की हालत में रखता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? तो अप्रकार्य का क्या अर्थ है समाजशास्त्र के अंतर्गत? इसमें कौन सा होगा? एक क्रिया के अनुपयोगी परिणाम होगा? नहीं होगा। एक क्रिया के अनेक परिणाम? ये भी नहीं होगा। एक क्रिया के अप्रासंगिक परिणाम? ये भी नहीं होगा। एक क्रिया के दुष्प्रकार। ठीक है, यानी अप्रकार्य क्या है, वो दुष्प्रकार्य है।
यानी वो व्यवस्था के अनुकूलन को कम करते हैं, इसलिए वो क्या है, दुष्प्रकार्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब भी अकार्य की बात होगी तो क्या होगा, उसमें दुष्परिणाम, जो क्रिया के दुष्परिणाम होते हैं उसको हम अकार्य कहेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, मर्टन ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों के विपरीत किसको महत्व न देकर प्रकार्य को महत्व दिया। तो किसको नहीं महत्व दिया, उन्होंने समूह की बात ही नहीं की, उन्होंने समाज की भी नहीं, समिति की भी नहीं, तो बात किसकी है, संस्था की। ठीक है, यानी उन्होंने संस्था को महत्वपूर्ण नहीं माना, और किसको महत्वपूर्ण माना, प्रकार्य को। उनके पहले के जो विद्वान थे वो संस्था को महत्वपूर्ण मानते थे, जैसे पार्सन्स वगैरह हैं, और मर्टन ने क्या माना, संस्था को महत्वपूर्ण न मानकर प्रकार को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने प्रकार, अकार्य, दुष्प्रकार्य और प्रकारात्मक विचलन, ये सब चीज़ों की बात की है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नवाचार और परंपरावाद को मर्टन ने किस प्रकार के अंतर्गत रखा। तो देखिए नवाचार और परंपरावाद ये दोनों ही विचलन के एक रूप है। ठीक है, विचलन के 2 रूप, मैंने 5 प्रकार के विचलन बताए थे जो मर्टन ने बताए हैं। उसमें से नवाचार जो था वो क्या था, प्रचलित मूल्यों के विपरीत जाकर जो हम कोई भी तरीका अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो नवाचार हो गया। परंपरावाद में एक लीक बना दी गई है, व्यक्ति उस पर केवल चलता है, उसको कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है कि ये भी विचलन का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये दोनों विचलन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ये क्या है, दुष्प्रकार है। ठीक है, तो मैंने 5 प्रकार के विचलन की बात की थी कि मर्टन ने विचलन के 5 रूप बताए थे, और मैंने उनके चैप्टर में बाकायदे अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक बार उसको देख लेना चाहिए। तो दुष्प्रकार की बात उन्होंने कही है, और नवाचार और परंपरावाद दोनों ही क्या है, दुष्प्रकार के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने संरचना और प्रकार्य को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना। किसने माना कि संरचना और प्रकार्य दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो ये कौन है, ब्राउन है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राउन ने संरचना और प्रकार्य को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना, और उन्होंने माना कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिया व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व है, किसने कहा। यानी किसने कहा है कि क्रिया जो है वो व्यवस्था का निर्माण करता है। तो मैंने आपको पार्सन्स के चैप्टर में बताया हुआ था कि व्यक्ति जो होता है वो लक्ष्योन्मुख क्रिया करता है, फिर दूसरा व्यक्ति भी लक्ष्योन्मुख क्रिया किया, तीसरा भी किया, इस तरह से बहुत से व्यक्ति जब लक्ष्योन्मुख क्रिया करते हैं तो एक जाल का निर्माण होता है, और वो जाल ही क्या है, सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, तो क्रिया से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है, ये किसने कहा है, पार्सन्स ने कहा है। तो आपको यदि कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार पार्सन्स का वो चैप्टर देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल ढंग से और अच्छे से समझाया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्धनता को एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं रहती। यह परिभाषा किसने दिया है। तो किसने दिया है ये निर्धनता की ये परिभाषा, देखिए एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, कई प्रकार के एग्ज़ाम में आई है। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, और जो जीडीसी है, और यूजीसी नेट जेआरएफ है, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए, और पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो निर्धनता की ये परिभाषा कई बार पूछी जा चुकी है, और ये दिया किसने, गोडार्ड ने दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निर्धनता की ये परिभाषा गोडार्ड ने दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। ओके, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।